हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज लेते हैं क्लास 12 का एक बढ़िया सा टॉपिक, रेजोनेंस का टॉपिक लेते हैं। और उसमें भी क्या हम बनाएंगे आज, ग्राफ ऑफ इम्पिडेंस वर्सेस ओमेगा। ग्राफ ऑफ इम्पिडेंस वर्सेस ओमेगा। देखिए, अगर प्योरली रेजिस्टिव मटेरियल की बात करें, प्योरली रेजिस्टिव की बात करें, तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या? अगर प्योरली रेजिस्टिव है तो क्या ये ओमेगा पे डिपेंड करेगा? नहीं, प्योरली रेजिस्टिव चीज ओमेगा पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव मटेरियल में ओमेगा वाला टर्म होता ही नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगी। अगर वहीं पे मैं बात करूं प्योरली इंडक्टिव मटेरियल की, किसकी? इंडक्टिव की। इंडक्टिव में जो होता है हमारा, जो इसका रिएक्टेंस एक्सेल होता है, वो कितना होता है? ओमेगा एल। अब अगर ये ओमेगा एल है तो मैं अगर इसके लिए ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, किसका? एक्सेल वर्सेस ओमेगा का, तो देखिए, जब मैं ओमेगा की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एक्सेल कितना हो जाएगा? 0। और जब मैं ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो एक्सेल कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी। रिलेशन कैसा है? लीनियर रिलेशनशिप है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव मटेरियल को उठाया जाए, प्योरली कैपेसिटिव मटेरियल को उठाया जाए, प्योरली कैपेसिटिव मटेरियल को उठाया जाए, तो देखो इसका इंपेडेंस क्या हो जाएगा आपका? XC, जो कि किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा C के बराबर। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं XC वर्सेस ओमेगा का, XC वर्सेस ओमेगा का अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, तो देखो, जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो XC की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम। और जब ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम इंफिनिटी होगी तो XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये ग्राफ कुछ कैसा बनेगा आपका? ऐसा। अब अगर मेरे को एक ही ग्राफ में ये तीनों को शो करना हो, एक ही ग्राफ की हेल्प से अगर मेरे को ये तीनों चीज को शो करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो ध्यान से, एक ही ग्राफ से मैं अगर तीनों को शो करने की कोशिश करूं तो कैसे कर सकता हूँ? ये मेरी कौन सी एक्सिस हो जाएगी? Z, जो कि क्या शो कर रहा है? इम्पिडेंस। और ये क्या हो जाएगा मेरा? ओमेगा, जो कि क्या शो कर रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर प्योर रेजिस्टिव मटेरियल की बात करें, प्योरली रेजिस्टिव के कारण ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। प्योरली इंडक्टिव के कारण से ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। या थोड़ा सा और पास से लेते हैं इसको, प्योरली इंडक्टिव के कारण से कैसा बनाते हैं इस ग्राफ को? कुछ मान लो ऐसा, कुछ ऐसा। तो प्योरली कैपेसिटिव के नाम पे ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए? कुछ ऐसा। ठीक है, जहां पे जो ब्लैक कलर की लाइन थी, ये किसके लिए है? R के लिए। ये रेड वाला क्या शो कर रहा है आपका? एक्सेल। और ये ग्रीन वाला क्या शो कर रहा है आपका? XC। ये ग्रीन वाला आपका क्या शो कर रहा है? XC। ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे ये तीनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। यही वो पॉइंट है जहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा नॉट। और इस पॉइंट पे एक्सेल इक्वल्स टू क्या होता है? यही वो पॉइंट है जहां एक्सेल इक्वल्स टू क्या होता है? XC। मतलब ओमेगा एल इक्वल्स टू क्या होता है? 1/ओमेगा C। मतलब ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 1/LC। मतलब ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? √1/LC। और यही इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। या इसी फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस क्या चीज होती है? जब एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और इंडक्टर को एनर्जी देता है, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होता है और कैपेसिटर को एनर्जी देता है। मतलब रेजोनेंस पे होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती रहती है। किसके किसके बीच? इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो इंडक्टर फुल डिस्चार्ज होगा, फिर जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा तो वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर अब क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। फिर इंडक्टर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर क्या होने लगेगा? चार्ज होने लगेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी ओमेगा किसके बराबर हो जाए? ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, तो एक्सेल किसके बराबर हो जाएगा? XC के बराबर हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पे जो इंपेडेंस होगा,
जब इम्पीडेंस कितना हो जाता है, जब रेजोनेंस आ जाए XL इक्वल्स टू XC आ जाए, तो उस केस में इम्पीडेंस किसके बराबर रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ R के बराबर रह जाता है। ठीक है, अब कुछ बुक्स में अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, कुछ बुक्स में ये ग्राफ किस फॉर्म में बना रहता है, बेटा थोड़ा सा डस्टर देना, तो खोजो डस्टर यहाँ पे, थैंक यू। कुछ बुक्स में ये ग्राफ कैसा बना रहता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डिटेलिंग कर देता हूँ आपके लिए। ये वाला जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ये कौन सा रीजन है, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट का, और ये वाला रीजन कौन सा है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट का। ठीक है, यहाँ पर अगर इस रीजन की बात करें तो कौन सा बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा और इस रीजन में कौन सा बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा या कैपेसिटिव, ग्राफ देख करके ध्यान से कंपेयर करिएगा। ओमेगा इक्वल्स ओमेगा जब लेस देन ओमेगा नॉट है तो कौन सी वैल्यू डोमिनेटिंग दिख रही है आपको, ध्यान से देखिएगा कौन सी वैल्यू डोमिनेटिंग दिख रही है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जब ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो कौन सी वैल्यू डोमिनेटिंग दिख रही है वो लिखिएगा। अगर आपको इसका प्रॉपर बुक वाला फिगर देखना है तो बुक में कुछ आपको इस टाइप का फिगर दिखता है। प्रॉपर बुक में देखने का ये मतलब नहीं कि वो फिगर सही है, ये फिगर गलत है, ये फिगर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बुक वाले थोड़ा सा ईज करने के लिए इस फिगर को कैसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं, यहाँ से उठा करके यहाँ तक का सिर्फ ऊपर वाला फिगर आपको क्या करते हैं, शो कर देते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट कौन सा है, जहाँ पे ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा नॉट के, और z किसके बराबर हो जाएगा, r के। जब z r के बराबर होता है तो ध्यान रखिएगा यही वो कंडीशन है जहाँ i किसके बराबर होता है, i मैक्स के। इसी ग्राफ के थ्रू मैं आपको करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ। इसी ग्राफ के थ्रू मैं आपको करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ को बनाने के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, देखते जाओ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ को लेंगे, ये हो गया आपका ओमेगा, और यहाँ पे इस एक्सिस पे बना लीजिए आप करंट, और इसी ग्राफ को उल्टा करके बना दीजिए, इसी ग्राफ को उल्टा करके बना दीजिए। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट की, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट की। यहाँ पे आई देखो, जब ओमेगा ओमेगा नॉट होता है तो इस कंडीशन में आई कैसा होता है, मैक्सिमम, या जेड कैसा होता है, मिनिमम। मतलब जेड किसके बराबर होता है, आर के बराबर। कंडीशन रेजोनेंस है तो एक्सएल किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर। हर चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, हर चीज। अगर मैं मैक्सिमम करंट से 3 dB डाउन आ जाऊं, कितना, 3 dB डाउन आ जाऊं, 3 dB डाउन आ जाऊं, ठीक है, मतलब कितना आ जाऊं, 0.707% आ जाऊं, या 70.707 ऑफ आई मैक्स, या फिर 70.7% ऑफ आई मैक्स आ जाऊं, तो मैं कहां पे पहुंच जाऊंगा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलती है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी है, यहाँ पे क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी भी अकर करेगी। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, देखो ये हो गई आपकी ओमेगा एल, ये क्या हो गई आपकी ओमेगा एच, या फिर इसको कई बुक्स में लिखा होगा ओमेगा नॉट माइनस डेल ओमेगा, और ये होगी ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ठीक है, या फिर ओमेगा एल और ओमेगा एच। ओमेगा एच क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एल क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एल क्या होगी आपकी, लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यही जो पॉइंट है ये वाला, ये आपका लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी। और यही दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो गैप है, यही दो फ्रीक्वेंसी के बीच का गैप, मतलब कौन सा वाला गैप, ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस ऑफ डेल ओमेगा, ये हमको क्या देता है, बैंड विड्थ दे देगा। क्या दे देगा इसकी, बैंड विड्थ। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल ओमेगा। ये क्या आ जाएगी मेरी, इसकी पूरी बैंडविड्थ आ जाएगी, समझे आप लोग। अब ये बैंडविड्थ कहाँ यूज होती है, बैंडविड्थ यूज होती है फिल्टर्स बनाने के लिए।
ठीक है, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी और ये लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी। इसका यूज करके, इन फ्रीक्वेंसीज का यूज करके, इन बैंडविड्थ का यूज करके हम क्या डिजाइन करते हैं, फिल्टर्स डिजाइन करते हैं। फिल्टर्स कहाँ यूज होते हैं, आपके एम्पलीफायर्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू।